अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर। डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे शुगर भी कहा जाता है, आज कल के दौर की एक बहुत बड़ी बीमारी है और तकरीबन हर घर में कोई ना कोई फ़र्द जो है इस बीमारी का शिकार है। तो आइए इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी क्या है, क्योंकि हमें इसके बारे में ये सारी मालूमात जो हैं वो होनी चाहिए। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये उस वक्त होती है जब इंसान के जिस्म में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन ग्लैंड जिसे लबलबा या पेंक्रियाज कहते हैं उसमें ख़राबी पैदा हो जाती है। तो मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम ड्रा की हुई है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी गट है। इस गट के साथ ही अटैच आपको ये रेड कलर का एक पार्ट नज़र आ रहा है जिसे पेंक्रियाज यानी लबलबा कहा जाता है। ये जो लबलबा है इसके अंदर दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो ये पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जिसमें सर्टेन हार्मोन्स होते हैं, जैसे लाइपेजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं, अमाइलेजेस हैं, जो पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं और हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं जो हम खाना खाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसमें मौजूद कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंजरन यानी कहा जाता है, जिसमें बीटा सेल्स होते हैं। ये जो बीटा सेल्स हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे इंसुलिन कहते हैं। और आपने शायद इस नाम से भी वाकिफ़ हों कि इंसुलिन जो है ये हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है। जब हम कोई भी मील लेते हैं, खाना खाते हैं, कोई भी फूड खाते हैं, तो हमारी बॉडी में खाना खाने के 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होगा तो अगर इस ग्लूकोज को हम मेटाबोलाइज नहीं करेंगे या स्टोर नहीं करेंगे तो ये हमारे यूरिन के ज़रिए जिस्म से निकल जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ये ऑर्गन बनाया है। ये क्या करता है? ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ये जो इंसुलिन है ये आती है और हमारे जिस्म में मौजूद, हमारे ब्लड में मौजूद जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन जो है ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, लीवर के अंदर भी और मसल्स के अंदर भी। इसके अलावा ये जो ग्लूकोज है इसको सेल्स में भेजा जाता है ताकि वहाँ पर इसको मेटाबोलाइज किया जा सके, इसको यूटिलाइज़ किया जा सके, इसको इस्तेमाल में लाया जा सके। तो इंसुलिन जो है ये हमारे जिस्म में बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, जो कि पेंक्रियाज के अंदर होता है। अब अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाती है या इसकी सिक्रीशन में कमी आ जाती है तो उस कंडीशन में हमें जो बीमारी होती है उसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर कहा जाता है। वैसे तो इसकी बहुत सारी इकसाम हैं जिसमें टाइप 1 है, टाइप 2 है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, MODY जो है मोडी, वो भी एक डायबिटीज़ की टाइप है। लेकिन आज जो हम सिर्फ 2 इम्पोर्टेंट टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पहली टाइप है उसे हम कहते हैं IDDM। IDDM जो एब्रीवेशन है ये है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी इसमें इंसान इंसुलिन पर इन्हिसार करता है और इसकी बॉडी की जो अपनी इंसुलिन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है और हमें बाहर किसी सोर्स से इंसुलिन जो है वो लेनी पड़ती है ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर वर्कआउट कर सके। इसे टाइप 1 डायबिटीज़ भी कहा जाता है और ये डायबिटीज़ ऑफ यंग भी यानी जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहलाती है, क्योंकि ये अर्ली एजेस में हो जाती है। बाज़ दफ़ा बहुत छोटी एज में, बाज़ दफ़ा 25 साल यानी 40 साल की उम्र से पहले पहले अगर ये हो जाए तो हम उसे डायबिटीज़ टाइप 1 का या IDDM का नाम देते हैं। अगर हम इसकी सिम्टम्स, काजेज़ और कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर गौर करें तो सबसे पहले हम सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में इंक्रीज्ड हंगर, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। खाना खाया है 2-3 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी, बार बार भूख लगेगी, ये सबसे बड़ी अलामत है। इंक्रीज्ड थर्स्ट, बार बार प्यास लगेगी और ज़्यादा मिकदार में प्यास लगेगी। वेट लॉस, आप एक तो इंटेंशनल वेट लॉस करते हैं यानी आप डाइटिंग कर रहे हैं, अपना वज़न कम कर रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर ये खुद ब खुद वेट आपका डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए और बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि डायबिटीज़ पॉसिबिलिटी है।
फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आ रहा है, बार बार रोका नहीं जा रहा पेशाब, वॉशरूम जा रहे हैं। ब्लरी विजन, धुंधलाहटपन आ रही है, आँखों की कमज़ोरी जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो रही है और उससे चीज़ें जो हैं वो हमें धुंधली नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी अलामत है डायबिटीज़ की। टायर्डनेस, हर वक्त थकावट रहती है। इसके अलावा मर्दाना और जनाना अलामात भी डिफरेंट हो सकती हैं। मसलन फ़ीमेल के अंदर आमतौर पर यीस्ट इन्फेक्शन जो है वो कॉमन हो जाता है डायबिटीज़, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने की वजह से। और इसी तरीके से मेल के अंदर भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और इस तरीके की सिम्टम जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा मूड स्विंग आ जाते हैं, यानी इंसान डिप्रेस रहता है। तो बहरहाल एक बहुत वसी रेंज है इनकी जो मुख्तलिफ़ तरह की सिम्टम्स इसमें आ जाती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 6 बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जो हैं वो आपके सामने डिस्कस किए हैं। जब भी इनमें से कोई एक भी सिम्टम आप समझें कि आ रही है तो फौरी तौर पर आपको डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि इसको कन्फर्म किया जा सके। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब ये जो टाइप 1 IDDM है, इसकी जो सिम्टम्स अगर आपको ज़ाहिर हो जाती हैं खुदा न खास्ता, तो फिर हमें देखना होगा और आपके ये है कि नहीं। अगर है तो फिर उसकी कॉजेज़ के ऊपर भी हम बात करते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में एक निज़ाम काम करता है जिसे इम्यूनिटी कहा जाता है। ये क़ुव्वत दिफा यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है जो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस या कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो हमारी बॉडीज़ जो हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं जो उन फॉरेन बॉडीज़ के साथ डिफेंड करती हैं, अटैक करती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो बॉडी है उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अपने ही सेल्स को दुश्मन समझना शुरू कर देती हैं और अपनी ही बॉडी के जिस्म के ऊपर अटैक कर देती हैं। मिसाल के तौर पर इंसान की अपनी एंटीबॉडीज़ अपने ही पैंक्रियाज के अपने ही बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे इंसुलिन पैदा होना बंद हो जाती है। अब इंसुलिन पैदा होना बंद हो जाएगी तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा जिसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और ये सारी सिम्टम आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें जेनेटिक्स का भी बड़ा रोल है। आजकल ये मल्टी फैक्टोरियल हो चुका है, यानी एक डायबिटीज़ जो है इसको बहुत सारे फैक्टर कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो दूसरा फैक्टर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में या किसी फैमिली के मेंबर को अगर डायबिटीज़ है तो पॉसिबिलिटी है कि उसके जीन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में भी आ जाएं और उस बॉडी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ये डायबिटीज़ जो है उसकी सिम्टम जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन जो है ये भी कॉज कर सकता है और उससे भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो एनी हाउ डिफरेंट काजेज़ हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी हैं, टॉक्सिक मटेरियल भी हैं और भी कुछ फैक्टर आजकल आ रहे हैं जो कि डायबिटीज़ को ट्रिगर कर सकते हैं। अब इससे आमतौर पर अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करते या इग्नोर कर देते हैं, छोटी छोटी सिम्टम आमतौर पर ज़िंदगी की मसरूफियात में हम भूल जाते हैं कि हमने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने टेस्ट भी करवाने हैं और एज ए बीइंग स्टूडेंट हमें एहसास होना चाहिए कि हमारे वालिद, हमारी वालदा, हमारे बहन भाई, हमारे इर्द गिर्द जो हमारे प्यारे हैं उनका हम ख्याल रखें, उनको बताएं, क्योंकि जाहलियत बहुत ज़्यादा है, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, लोगों को शऊर नहीं है। अगर हमारे पास शऊर है तो हमें चाहिए कि दूसरों को भी शऊर दें, उनको लेकर जाएं कि हमने आपको टेस्ट करना है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। लोग आमतौर पर डरते हैं कि यार मुझे शुगर ना हो जाए, मुझे डायबिटीज़ ना हो जाए। ऐसा तो कबूतर को जैसे आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देखकर, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। हमें इसको फौरी तौर पर काबू करना होगा ताकि ये कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और आप हैरान होंगे कि इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत सीवियर हैं। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते, इसको इग्नोर कर देते हैं, इससे डरते हैं, तो डरने से तो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा ना। इससे फाइट करना जो है इसको मेंटेन किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशन में हार्ट अटैक आ जाएगा, शुगर लेवल डिक्रीज़ हो गया या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, स्ट्रोक, फालज हो जाएगा। न्यूरोपैथी, न्यूरॉन्स जो हैं वो सारे ऐसे लगेगा जैसे पाँव के अंदर कीड़े चल रहे हैं, उलझन होगी, अजीबोगरीब कैफियत हो जाएगी, न्यूरॉन एक्साइट हो जाएंगे, खुद मैसेजेस कन्वे होना शुरू हो जाएंगे। नेफ्रोपैथी, आपके किडनीज़ के ऊपर जाकर जब ये ग्लूकोज वहाँ से निकलेगा तो आपके किडनी के नेफ्रॉन तबाह हो जाएंगे, जिसे नेफ्रोपैथी कहा जाता है। उससे किडनी फेलियर हो जाएगा, किडनी फेलियर होने से इंसान की डेथ हो जाएगी। रेटिनोपैथी, इंसान की जो ब्लड वेसल जो रेटिना के अंदर, हमारी आँख के अंदर आँख का पर्दा है, उसकी ब्लड वेसल डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। इससे बिनाई जा सकती है, इंसान अंधा हो सकता है, नज़र बहुत कमज़ोर हो सकती है।
फुट डैमेज, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पाँव में, टांगों में ब्लड की सर्कुलेशन बहुत पुअर होती है। उसकी वजह से जो पाँव हैं उनमें अगर ज़ख़म हो जाए, खुदा न खास्ता वो क्योर नहीं होगा, गैंग्रीन हो जाएगी, टांग या पाँव खुदा न खास्ता काटने पड़ सकते हैं। तो ये वो चंद एक कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मेजर हैं, लेकिन इसके अलावा ये सर से लेकर पाँव तक हमारी बॉडी के हर पार्ट को जो है इफ़ेक्ट करती है। तो काइंडली प्लीज़ अगर ज़रा सा भी आपको इन सिम्टम में कुछ शक हो तो फौरी तौर पर जो है इसका टेस्ट होना चाहिए ताकि इसको फाइट किया जा सके। अब हम आते हैं दूसरी टाइप की तरफ, जिसे हम कहते हैं NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसमें इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन कम मिकदार में हो रही होती है, और इसके लिए हमारा जो पेंक्रियाज है वो ख़राब नहीं होता बल्कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन हमारी बॉडी उस इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं देती मोटापे की वजह से। तो इसकी भी कुछ सिम्टम्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हैं। इसे टाइप 2 डायबिटीज़ भी कहा जाता है। इंक्रीज्ड हंगर, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा। ब्लरी विजन, आंखें धुंधला जाएंगी, चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आएंगी। टायर्डनेस, थकावट रहेगी। रिकरिंग इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। अगर स्टमक है तो वो ठीक नहीं होगा, अगर यीस्ट इन्फेक्शन हो गया वो नहीं ठीक हो गया, अगर कहीं पे ज़ख़म है तो वो नहीं क्योर हो रहा। तो इसे ये आमतौर पर जो है ये 40 साल की उम्र से ज़्यादा होती है। अगर 40 ईयर्स के बाद ये डायबिटीज़ आपको डायग्नोज हो रही है तो इसका मतलब है कि वो टाइप 2 है, यानी NIDDM है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है। तो फौरी तौर पर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आया है कि नहीं, और फिर उसको फाइट करना चाहिए। अगर हम इसकी कॉजेज़ के ऊपर बात करें तो ये भी जेनेटिकल हो सकती है। जेनेटिक्स के ज़रिए वालिदैन से बच्चों में, ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल, आप बैठे रहते हैं, वर्जिश नहीं करते, काम नहीं करते, मोटापे का शिकार हैं, फ़ैट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी ये डायबिटीज़ जो है वो हो सकती है। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा जो है वो बजाते खुद इसकी बहुत बड़ी वजह है। तो इस तरीके से ये भी एक डायबिटीज़ की टाइप है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसमें डायबिटीज़ के अंदर इस डायबिटीज़ में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन बॉडी उसका रिस्पॉन्स नहीं देती। तो इसकी भी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो हो सकती हैं, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं यही कॉम्प्लिकेशन होंगी, क्योंकि हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत हद तक जो है वो इंक्रीज़ हो चुका होता है। अगर डायबिटीज़ है या ऐसी सिम्टम शो हो रही हैं टाइप 1 या टाइप 2 की, तो फौरी तौर पर उसका डायग्नोसिस होना चाहिए, तशखीस होनी चाहिए। तशखीस जो है ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब आप टेस्ट करवाएं, और वैसे तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पूरी फैमिली हर 3 माह बाद, 6 माह बाद या साल बाद टेस्टिंग करें। हमारे ब्लड टेस्ट होने चाहिए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको मॉनिटर किया जा सके। लेकिन स्पेशली अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं या आपके घर में किसी प्यारे के साथ ये सिम्टम मौजूद हैं तो फौरी तौर पर टेस्टिंग होनी चाहिए। टेस्टिंग का एक तरीका तो ये है कि हम FPG टेस्ट करते हैं। ये फास्टिंग टेस्ट होता है, उसके लिए आप 8 घंटे कुछ नहीं खाएंगे। खाना खा लिया है उसके बाद 8 घंटे आप फास्टिंग करेंगे, रोज़ा रख लेंगे, कोई चीज़ खाएंगे नहीं सिवाय पानी पीने के। 8 घंटे के बाद आप लैब में चले जाएंगे, लैब वाला आपका ब्लड निकालेगा, ब्लड को लैब में भेजा जाएगा, वहाँ पर प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज की लेवल को चेक किया जाएगा, जिसे FPG कहते हैं, FPG फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। अगर उसमें ग्लूकोज का लेवल हाई आ रहा है तो फिर आपको फौरी तौर पर कोई एक्शन लेना होगा। दूसरे नंबर पर जो आमतौर पर टेस्ट किया जाता है वो H1C टेस्ट होता है। H1C टेस्ट जो है इसके लिए भी ज़रूरी नहीं कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप एनी टाइम लैब में चले जाएं, वहाँ पर ब्लड जो है वो दिया जाएगा, ब्लड जो है उनको लैब में भेजा जाएगा, वहाँ पर उसकी टेस्टिंग होगी। ये जो टेस्ट होता है ये आमतौर पर हमें पास्ट 3 मंथ की हिस्ट्री बताता है कि आपकी शुगर का लेवल जो है पिछले 3 माह से कैसा आ रहा है। इससे हमें अपनी शुगर को, डायबिटीज़ को समझने में जो है वो मदद मिल सकती है, और इसको हर 3 माह बाद भी करवा के ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर किया जा सकता है। इसके अलावा आजकल ग्लूकोमीटर भी आए हुए हैं, वेरी सिंपल से टेस्ट हैं, लेकिन उनके अंदर जो रीडिंग होती हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती हैं। तकरीबन 10 यूनिट का जो है वो आमतौर पर डिफरेंस आता है। तो अगर फॉर एग्जांपल प्लाज्मा टेस्ट आपने करवाया और शुगर आई है 130 मिलीग्राम, तो फिर अगर आप उसको ग्लूकोमीटर से कर रहे हैं तो वो शायद 140 दे दे या 120 दे दे, तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन फिर भी हमें उसको मॉनिटर करने के लिए घर में ग्लूकोमीटर भी रख सकते हैं, स्ट्रिप्स मिल जाती हैं, उनके ज़रिए भी ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर किया जा सकता है। तो एनी हाउ, अगर डायग्नोसिस हो जाती है, कन्फर्म हो जाता है कि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, तो फौरी तौर पर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ पर अपने लिए एक मुनासिब
जो मेडिकेशन है उसको स्टार्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि हमेशा सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए कि फ़लाना ये दवाई इस्तेमाल कर रहा था मैं भी शुरू कर लेता हूँ, फ़लाना ये दवाई खाई थी मैं भी खा लेता हूँ। तो अक्सर औक़ात हमारे यही बात जो है हम हकीमों के चक्करों में बढ़ जाते हैं, दूसरे लोकल डॉक्टरों के पास जाने जा जाते हैं। तो किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें। तो वैसे मैं कुछ मेडिसिन के नाम बता देता हूँ कि एक मेडिसिन है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब टाइप 1 डायबिटीज़ IDDM है उस वक्त, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो फौरी तौर पर इंसुलिन लगानी है। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं जो हमेशा एक अच्छा फिजिशियन जो है वो आपको रिकमेंड करेगा, उसके यूनिट बताएगा, उसको लगाने का तरीका बताएगा, इसलिए डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है मेटमॉर्फिन, जिसे ग्लूकोफेज के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोफेज जो है ये हमारे लीवर के अंदर जो ग्लूकोज बन रहा होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है और उसकी मिकदार को बैलेंस रखती है। सबसे कॉमन, सबसे सिंपल मेडिसिन जो है वो ज़्यादातर इसे ही मेटफॉर्मिन को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ग्लूकोज के लेवल को यूज़ किया जाए। इसकी इनिशियल डोज जो है वो 500 मिलीग्राम ली जाती है, लेटर ऑन उसको इनक्रीज़ भी किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब टाइप 2 डायबिटीज़ हो या फिर उसके साथ इंसुलिन के साथ मिलाकर टाइप 1 को भी यूज़ करवाई जा सकती है जब शुगर कंट्रोल ना हो रही हो। उसी के साथ एक और दवाई है, उसका नाम है साइटाग्लिप्टिन। ये इसे जनूविया के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे जिस्म में ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करती है और उसको बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देती। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब आप डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हों और अचानक आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाए, तो ये मेडिसिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके बहुत ज़्यादा शुगर लेवल को डिक्रीज़ नहीं होने देती, यानी आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता था और आपकी शुगर जो है वो एक नॉर्मल रेंज में रहती है। तो आमतौर पर इन दोनों को कंबाइन करके भी टैबलेट्स आ रही हैं, उनको भी यूज़ करवाया जा रहा है जो कि लेटेस्ट मेडिसिन है। इसी तरीके से आप बात करें तो ग्लिमिप्राइड है, जिसे एमरिल के नाम से भी जाना जाता है। ये उस वक्त है जब टाइप 2 डायबिटीज़ हो और आपकी जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन कम मिकदार में पैदा हो रहा है, तो ये मेडिसिन जो है वो आपके पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगी कि तुम ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करो। तो ये इंसुलिन के सेल्स को स्टिमुलेट करती है, बीटा सेल को, ताकि हमारी बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाए। लेकिन कोई भी मेडिकेशन होगी तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आप किसी भी डॉक्टर से मशवरा किए बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि डॉक्टर से मशवरा करके फिर आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। इसके अलावा हेल्पिंग मेडिसिन में होम्योपैथिक भी है, उसमें भी कुछ अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से हिकमत यानी हकीम जो होते हैं वो भी मेडिकेशन देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको प्रॉपर एक अच्छे फिजिशियन से साथ मिलकर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने शुगर लेवल को मेंटेन करें। इसके अलावा दवाइयों के अलावा हमें एक्सरसाइज करनी होगी। तकरीबन हमें 150 मिनट जो है वो हर वीक एक्सरसाइज जो है वो करनी होगी। वॉक करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें। अगर आप ओवरवेट हैं तो फिर आपको अपना वेट भी कम करना चाहिए। इसी तरीके से मील प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग जो हैं वो परहेज़ नहीं करते और हर चीज़ खाई जा रहे हैं। कोशिश करें कि मीठा ख़त्म कर दें। मीठे की जगह सुकराल है, कैंट्रल है, अल्टरनेटिव स्वीटनर हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डाइट में भी हम ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम कर दें, जैसे मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। ऐसी जो ग़िज़ाओं का जैसे होल व्हीट है, खालिस गंदम का आटा खाएं, उससे बनी हुई चीज़ों को, बेकरी का इस्तेमाल कम कर दें। रस है, ब्रेड है, शवारमा ब्रेड है, ये चीज़ें बहुत जल्दी जो हैं वो शुगर लेवल इंक्रीज़ कर देती हैं। तो इसका मील का प्लान होना चाहिए आपका, वो भी आपको डॉक्टर एक मील प्लान दे देता है आपकी शुगर के लेवल के मुताबिक। तो इस तरीके से हम अपनी शुगर को मेंटेन कर सकते हैं, अपने प्यारों का ख्याल रख सकते हैं। तो आज मैंने छोटा सा एक डायबिटीज़ के ऊपर एक जो है लेक्चर दिया है। होप कि आप काफ़ी चीज़ों को इससे समझ गए होंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इन सारी चीज़ों को देखें, लेके चलें आपकी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में देखें कोई ऐसा है, उसकी हेल्प करें, गाइड करें। शुगर को कंट्रोल करके आप एक अच्छी, लंबी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, खुदा न खास्ता टांग कट जाए, हार्ट अटैक आ जाए और बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि हम इसको मैनेज कर लें। तो फिर मैं वही बात करूँगा कि बीमारी को देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना ये काफ़ी नहीं होता, बल्कि बीमारी के साथ फ़ाइट करना बहादुरों का काम होता है। आप भी बहादुर बने, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बहादुर बनाएं, शऊर लेकर आएँ, जाहिलियत को ख़त्म करें। तो इससे इंशाल्लाह ये बीमारी से लड़ना बहुत आसान हो जाएगा और एक इंसान जो है वो सेहतमंद नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेगा। थैंक यू सो मच फॉर
and listening to me. To see you in the next lecture. Allah Hafiz.